हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 ऑलमोस्ट डन हो गया। देखिए क्लास 10th में साइंस में हमने सारा कुछ पढ़ा था, ईविस तक पढ़ा था, सारा कुछ एक बार मर्ज होकर हमने पढ़ा था। ठीक है, 10th में जो हमने साइंस की बुक पढ़ी थी, साइंस में से हमने बायो उठाया और हम आगे आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। ऑब्वियसली पढ़ना क्या है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ यही क्लियर करना, व्हाट वी एग्जैक्टली वांट टू स्टडी, What we exactly want to learn। हमें क्या पढ़ना है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम कोई ना डिसीजन ले पाएंगे और कंफ्यूजन में ही रहेंगे। तो हमें इस चीज को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा पाथ क्लियर करना है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और हमें एंड कहाँ पे करना है। ठीक है, हमें स्टार्ट कहाँ करना है और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, एक शॉर्ट डेस्टिनेशन लेते हुए आगे चढ़ना है। ठीक है, क्लास 10th के बाद का जो लाइफ होता है वो काफी इलेबोरेट हो जाता है और उस इलेबोरेशन में हमें हर जगह नहीं भटकना है, हमें किसी एक पाथ को चुनना है एंड उसी पाथ पे चलना है और हमारा डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तब ही कोई भी चीज पे कंसंट्रेशन हो पाएगा एंड किसी भी चीज पे फोकस हो पाएगा। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा रील, और अगर आप इंस्टा पे देख रहे हो तो मैंने एक छोटा सा रील बनाया है इंट्रोडक्शन का, जिससे पाथ क्लियर हो पाए। एंड अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो एक छोटा सा मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया जस्ट इंट्रोडक्शन पे बनाया कि हमारा पाथ क्या है क्लास 11th का इन बायोलॉजी फील्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी हमने लिया है तो हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल या फिर डॉक्टर्स लाइन में जा सकते हैं। बहुत सारे लाइन है एंड मैं इस वीडियो में, इस रील में मैं सब कुछ बताऊंगी, सारा कुछ क्लियर करूंगी। जितना भी प्रॉब्लम होगा, हमेशा सबके दिमाग में बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बायो लेना है, सिर्फ मेडिकल फील्ड में जाना है और सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकते। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बायो लिया है और बायो को स्टडी सारा कुछ करना है, बट हम लोग बहुत से लाइन में जा सकते हैं। हमें कभी पता ही नहीं होता कि हमें कौन से लाइन में इंटरेस्ट है। ठीक है, बायो ले तो लिया, पसंद तो है, बट हमें कौन से लाइन में इंटरेस्ट है ये कोई नहीं बताता है, ये आपको खुद समझ में आना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब टाइम रहते पता चलता है तो आप उस चीज को अचीव कर लेते हो, बट टाइम रहते नहीं पता चल पाता है तो आप अचीव नहीं कर पाते हो, फिर वही मेरी तरह भाषण देने में आगे निकल जाते हो। ठीक है, सो दैट ये वीडियो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को मेरी तरह भाषण देने ना पड़े, पहले समझ जाओ कि कौन सा रास्ते पे जाना है और कौन सा रास्ता क्लियर करना है। सो दैट क्लास 11th एंड क्लास 12th में दोनों की बात करूंगी कि हमें क्लास 10th के बाद दोनों में हमें पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, हम यहाँ पे मैं सारा कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले 11 और 12 की बात हम लोग क्लियर करेंगे कि 11 में क्या पढ़ना है और 12 में क्या पढ़ना है। ठीक है, एंड फर्दर कि आगे क्या पढ़ना है वो मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगी, उसमें आप लोग चेकआउट करें। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 जैसा कि आपने यहाँ पे देख लोगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, टोटल 5 यूनिट्स हैं क्लास 11th। एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ही हमें आगे लेके चलना है और एनसीईआरटी को ही हमें फॉलो करना है क्योंकि एनसीईआरटी मेन बुक है ना, इसलिए भी। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, यूनिट 1 की बात करते हैं। तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले हम लोगों को क्लास 11th में पढ़ना क्या है कि साइंस के वर्ल्ड से निकल कर आए हैं, बायो को चुन कर आए हैं, आगे आए। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना तो सिर्फ लाइफ के बारे में। यह बायो एक ऐसी दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ लाइफ जो हम बोल सकते हैं, वर्ल्ड ऑफ लाइफ, जिसमें हमें सिर्फ लाइफ के बारे में पढ़ना है। ये लाइफ की ही दुनिया है। ठीक है, इसमें कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं आएगा, ऐसी कोई चीज नहीं आएगी जो मटेरियलिस्टिक हो या फिर जिसमें लाइफ नहीं हो, जो नेचुरल नहीं हो। इसमें सिर्फ हमें लाइफ के बारे में ही पढ़ना है। हाँ, इससे जुड़ा हुआ कुछ मटेरियलिस्टिक्स हो सकता है, बट वो भी साथ में होगा जरूर। सबसे पहले हम लोगों को यूनिट 1 में लिविंग वर्ल्ड के बारे में इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, लाइफ का जो ये वर्ल्ड है, ये लाइफ की ये जो दुनिया है वो कैसी है। क्लियर, वो कैसी है, उसमें कैसे कैसे लाइफ है। अब लाइफ है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही एक लाइफ है, नहीं है ना, बहुत सारी लाइफ है। आपने चहचहाती हुई चिड़िया भी देखी होगी और जमीन में रेंगने वाले भी देखे होंगे, चलने वाले भी देखे होंगे और आकाश में उड़ने वाले भी देखे होंगे। पानी में भी अंदर रह रहे लिविंग को भी देखा होगा, लाइफ को देखा होगा, पानी में रह रहे लाइफ को भी देखा होगा आपने। तो लाइफ बहुत जगह है, हर जगह है, हर प्लेस पे है। और ऐसा नहीं है कि अगर प्लांट्स हैं वो चल नहीं सकती है, बट ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में लाइफ नहीं है। अगर प्लांट्स में लाइफ नहीं होता तो प्लांट में ग्रोथ नहीं होता। जब प्लांट्स में ग्रोथ नहीं होता तो किसी भी ह्यूमन बीइंग्स वो क्या फीड करता, क्या सिर्फ वो एनिमल्स चबाता? नहीं ना, एनिमल्स जो है वो टोटली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, इसलिए प्लांट्स में भी लाइफ है। ठीक है, उसके ग्रोथ्स हैं, उसके फ्रूट्स हम खाते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स को हम खाते हैं, प्लांट्स के हर बहुत सारे पार्ट्स को, रूट्स को खाते हैं, उसके लीव्स को भी खाते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं। देन टोटली डिपेंडेंट प्लांट्स। ह्यूमन बीइंग्स ऑलमोस्ट बहुत सारे लाइफ डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। ठीक है,
तो सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं करते हैं, लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे लाइफ है। हम बहुत सबकी बात करेंगे जो पानी में रहते हैं। बचपन से हमने पढ़ा होगा, साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में हमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैसे एनिमल्स वैसे लाइफ को क्या बोलते हैं। एक्चुअली बस सिर्फ हमने एनिमल्स बोला है और कुछ हम बोलते नहीं हैं, लेकिन लाइफ बोल सकते हैं, सिर्फ एनिमल नहीं है। अब पानी में जो रहते हैं, पेड़ पे जो रहते हैं, सबके हैं। कोई एम्फीबियंस है, कोई एक्वेटिक एनिमल्स है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो सब अलग अलग है। इसमें हमें नहीं जाना है, हम सिर्फ डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक्चुअली में हमें लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ना है। क्लियर? तो हमें लिविंग वर्ल्ड में उन्हीं बातों को याद करना है जो हमने बचपन से पढ़ा है साइंस में। ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ना है वो हमें पीछे का जोड़ते हुए चलना है, यानी कि पीछे के चीजों को जो हमने साइंस में पढ़ा उसको रिकंसाइल करते हुए आगे आगे उसे जोड़ना भी है। ठीक है, हमें कनेक्ट करना है कि हमने जो लास्ट पढ़ा था वो कुछ अलग नहीं था और आज जो पढ़ रहे हैं वो कुछ अलग नहीं है। बस पीछे वाले को आगे वाले से जोड़ना है ताकि वो कनेक्ट हो जाए एंड हम उन बातों को भी समझ पाए जो हम उस टाइम नहीं समझे थे और आगे जाके हम उसे भी समझ जाए। ठीक है, तो सब कुछ रिकंसाइल करते हुए चलना है। लिविंग वर्ल्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें ये टोटली इंट्रोडक्शन है कि यूनिट 1 में टोटली इंट्रोडक्शन है कि हमें लिविंग वर्ल्ड का जो दुनिया है, लाइफ का जो ये वर्ल्ड है वो कैसा है एक्चुअली में, उसमें कौन कौन से टाइप के लाइफ होते हैं, कौन कौन से टाइप के लाइफ होते हैं एंड उनके और किस तरीके के क्लासिफिकेशन है। तो टोटली हमें इसी के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन और लाइफ। ये दो टॉपिक है जो हमें यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 4 चैप्टर्स मिलके कवर अप करने हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में लिविंग वर्ल्ड का टोटल इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 में उसी लिविंग वर्ल्ड यानी कि उसी लाइफ का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब एनसीईआरटी की बुक में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होंगे, साइंस के लैंग्वेज में बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे वर्ड्स होंगे जिससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि सारे वर्ड्स क्लियर है, सारे वर्ड्स क्लियर हैं और कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि जो हम पहले से जानते हैं हमें उसी को एलैबोरेट करके पढ़ना है। सिर्फ वर्ड्स हाई हो जाएंगे, मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, मीनिंग बिल्कुल सेम है। क्लियर? तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में क्या क्या क्लासिफिकेशन है, बस इन दो टॉपिक के बारे में हमें यूनिट 1 में पढ़ना है। क्लियर? यूनिट 2 में हमें उसके आगे पढ़ना है, यूनिट 2 में हमें उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है, आप देखते भी जाना, सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। यूनिट 2 में स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। अब हमने यूनिट 1 में जो पढ़ा था वो क्लासिफिकेशन पढ़ा कि किस टाइप के लाइफ्स होते हैं। तो यहाँ पे दो मोटे मोटे क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। क्लियर? अब उसी प्लांट्स किंगडम और एनिमल किंगडम के बेसिस पे हमें आगे के उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? इसमें 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 5, 6, 7। चैप्टर 5 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है। क्लियर? चैप्टर 6 में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है और चैप्टर 7 में हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ना है। यानी कि चैप्टर 5 और 6 में हमें उन प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना है कि वो किस टाइप से आखिर स्ट्रक्चर है। अगर मछली है तो मछली का शेप जो है वो ऐसा गोल, सर्कल, ओवल क्यों है। ठीक है, एनिमल्स है तो उसके सर ऊपर और पैर नीचे क्यों है, इसके बारे में जानना है। अगर सर नीचे रहता और पैर ऊपर रहता तो क्या चल पाता, वो सर लेकर नहीं चल पाता। तो ये सारा कुछ डिसाइडेड है, सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लाइफ को बनाया गया है ताकि वो अपना लाइफ आसानी से जी पाए। पोलर बियर के बॉडी में बहुत सारे फर होते हैं कि उसे खुद अपने शरीर से गर्मी लगने लगती है, लेकिन उसे प्रॉब्लम नहीं होता, हमें देख के गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि उसे जहाँ रहना है उसके रहने के हिसाब से उसका बॉडी वैसा है। हमें जहाँ रहना है, हमें ऐसा नहीं है कि हमें एक ही जगह रहना है, हमें सब जगह रहना है, हमें हर जहाँ में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड बहुत ज्यादा वंडरफुल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारे लाइफ में सबसे ज्यादा वंडरफुल अगर कोई लाइफ है तो वो ह्यूमन बींग्स का है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपने हिसाब से वो सब कुछ कर सकता है। इवन अपने डिजीज अगर हो गया है तो वो खुद से ट्रीट कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी दी गई ह्यूमन बींग्स को। लेकिन प्लांट्स में, एनिमल्स में कैसा है, क्या वो लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम लोग ट्रीट कर रहे हैं प्लांट्स को, हम लोग ट्रीट कर रहे हैं एनिमल्स को। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स का लाइफ इतना आसान भी नहीं है बट वंडरफुल है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस है बट अमेजिंग है बाकी लाइफ से। तो अब बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स की बात हो गई है, यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 में हम सेल की बात करेंगे। अब क्योंकि स्ट्रक्चर्स की बात, अब लाइफ कहीं से तो स्टार्ट होगा ना। अब स्ट्रक्चर्स की बात तो कर लिए कि ह्यूमन बींग्स है, ये एनिमल्स है, वो फिश है, वो बर्ड्स है, उसका लाइफ है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस शेप का है। अब हमने शेप की बात कर ली, स्ट्रक्चर्स उसकी अंदर के स्ट्रक्चर की भी बात कर ली है।
अब स्ट्रक्चर कहीं से तो शुरू होगा। वो स्ट्रक्चर, अगर हमने एक पेंटिंग बनाई है तो वो पेंटिंग का जो कोई ड्राइंग बनाया, तो उस पेंटिंग का कोई भी, उस ड्राइंग का, उस पेंटिंग का कहीं तो कोई एक पॉइंट होगा जहां से वो स्टार्ट होगा। वो यूनिट, वो स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी लाइफ का वही है, वो सेल। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि पूरे लाइफ का यूनिट वो सेल है। तो इसी सेल के बारे में हमें यूनिट थर्ड में पढ़ना है। सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। बायोमोलिक्यूल्स कुछ नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स हमें उसी सेल के बारे में पढ़ना है कि वो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में रहता है, वो उसका कैसा रहन सहन है, सेल के बारे में ही पढ़ना। मतलब टोटल जो यूनिट थर्ड, क्लास 11 यूनिट थर्ड का जो चैप्टर है उसमें हमें सेल के बारे में पढ़ना है। यानी कि लाइफ कहीं से तो स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी सेल से। तो हमें पहले उस एक सेल के बारे में पढ़ना है। जब हम एक सेल के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो सेल, क्योंकि वही हर लाइफ का अलग अलग है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो सेल है उसका स्ट्रक्चर्स अलग है, उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग है। फिश में जो सेल है उसके, फिश का जो एक बॉडी का स्ट्रक्चर का जो सेल है उससे जो बना हुआ है उसका अलग है ना। तो ह्यूमन बींग्स में जो सेल है सिर्फ उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो लेकिन बेसिकली जो सेल में होता है वो सब में सेम होता है। ऐसा नहीं कि फिश में अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, बट किसी में कुछ चीज प्रेजेंट है, किसी में कुछ चीज एब्सेंट है, किसी में कुछ चीज है, किसी में कुछ चीज नहीं है। ठीक है, क्लास चैप्टर 10 में हमें सेल साइकिल और उसी सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है कि अब वो सेल का साइकिल क्या है। ठीक है, अब वो सेल का डिवीजन क्या है। क्लास 10 में भी हमने थोड़ा बहुत सेल के बारे में जरूर पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा। तो उसी चीज को आपको रिकंसाइल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन हो। जो हमने पढ़ा है बिल्कुल वही आगे इलाबोरेट करना है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई कंफ्यूजन वाला चीज है ही नहीं। बस वर्ड्स कॉम्प्लिकेट हो गया है, जो क्लास 10 में नहीं था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला वर्ड्स आ गया, बट कॉम्प्लेक्स वर्ड से मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा। मीनिंग बिल्कुल सारा एक है, बस ध्यान से समझना है। ठीक है, अब यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में अब स्ट्रक्चर जान लिया कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कि सेल से स्टार्ट होता है। अब कहीं तो उसका होगा ना, कुछ काम होगा कि वो कैसे अब वर्क कर रहा है। फिजियोलॉजी मतलब वर्किंग। अब वो बॉडी का स्ट्रक्चर क्या क्या फंक्शन कर रहा है, कैसे कैसे वो बॉडी अपना लाइफ मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके बारे में। अब जब प्लांट फिजियोलॉजी की बात है तो हमें प्लांट में जो चीजें हैं उसके वर्क और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हमें चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15 तक है। तो 11 में हमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ना है कि प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है। आखिर एक सेल है, बहुत सारे सेल्स है, तो कहीं से कुछ तो स्टार्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। हमारा नॉर्मल लाइफ में भी तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तभी तो हमारा सारा कुछ वर्क चलता है। और यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो ह्यूमन बींग्स का स्ट्रक्चर है उनके बारे में बात करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर किस टाइप से है। अब जिस टाइप से स्ट्रक्चर है, जिस टाइप का सेल है, उसमें किस टाइप का फंक्शंस हो रहा है, वो कैसे कैसे अपना वर्क कर रहा है। तो हर जगह ट्रांसपोर्ट्स की जरूरत होती है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट है एंड ह्यूमंस में, क्योंकि सर से लेकर टो तक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तो होगी, क्योंकि हर जगह का मैल फंक्शंस, हर जगह का सारा कुछ सब एक जैसा तो नहीं बन पाएगा। तो अगर कहीं पे, जैसे अब प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, वहीं पे खाना बनता है। तो ऐसा तो नहीं प्लांट्स का सारा पार्ट्स खाना ही बनाएगा अपने अपने लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक ही जगह पे खाना बनता है। एक पूरी हवेली में बहुत सारे कमरे हैं एंड बहुत सारे रूम हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो उस सारे लोगों के लिए क्या हर लोग अलग अलग अपने अपने रूम में खाना ही बनाते रहेंगे, या फिर एक को एक रूम होगा जहाँ पे खाने बनने का प्रोसेसर होगा ना। तो हर चीज का प्रोसेस एक जगह होता है और फिर वो वहां से ट्रैवल हो जाता है। ठीक है, पूरे सब जगह जिसको जितना जो जरूरत पड़ता है वो उस टाइप से जाता है एंड पूरा ट्रैवल होता है। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो बात करेंगे, चैप्टर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन टोटल 3, 6 एंड 7 टोटल 7 चैप्टर्स है। एंड 7 चैप्टर्स के बारे में, 7 चैप्टर्स में हम टोटली बस यही ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमें पढ़ना है कि वो कैसे मूव करता है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे लाइफ मेंटेन्ड है। बस फिजियोलॉजी में हमें यह पढ़ना है कि कैसे लाइफ को मेंटेन किया हुआ है। बाकी फर्दर जो पढ़ेंगे वो हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो आगे के वीडियोस आएंगे उनमें सब आपका क्लियर होते जाएगा। इसमें मैंने सब कुछ बस कनेक्ट किया है और कुछ नहीं। अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है इतना मालूम होना चाहिए। हमें चैप्टर 11 और चैप्टर 12 की बुक कवर करनी है, तो हमें क्या पढ़ना है एक्चुअली में और कहाँ स्टॉप हो जाना है ताकि चैप्टर 12 खत्म हो जाए, उसके बारे में आपको रिकंसाइल करना है। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो था, थोड़ा लॉन्ग था, बट इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप इसे ध्यान से सुनने वाले हो। क्लियर। अब क्लास 12 की भी मैं इसी में बात करूंगी। क्लास 12 में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है।